Hello students, welcome to my channel Phys Guru. Today we are going to discuss analytical method of addition of vectors. उसमें पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी एडिशन का जो पैलोग्राम लॉ है। इससे जाहिर बात है कि इसमें आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे एट ए टाइम। ये लॉ क्या कहता है, किसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे बल्कि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है क्या। देखो एक्चुअली होगा क्या कि दो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे इस तरह से, वेक्टर ए और एक वेक्टर कुछ इस टाइप से दिया जाएगा बी, बीच का एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दी हुई होंगी, गिवन, ठीक है। और पूछेगा क्या, क्वेश्चंस क्या रहेगा आपका, क्या आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर करके इनका वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकाल के बताएं। राइट, देखिए ए और बी वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको भी वेक्टर ही बोलेंगे और वेक्टर ही होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन दोनों हमको निकाल के दोनों हमको सॉल्व करके देना है कि क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैलोग्राम लॉ ये कहता है कि जब दो वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हों, उनके बीच का एंगल अगर आपको मालूम हो, तो पहले आप उन दोनों वेक्टर्स के थ्रू दो एडजेसेंट साइड बना दें, और बना हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी आपके पास कुछ इस टाइप से होगा, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, और ये एंगल थीटा, ठीक है। हमने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाया ताकि चीज़ें समझ में आए अच्छी तरह से, पिक्चर क्लियर करने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, क्या मतलब कहने का कि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए होंगे ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा, ये नोन होना चाहिए, हमने यहाँ बता रखा है आपको। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे ये सब कुछ डिराइव करना है, यानी अल्टीमेटली मुझे ये रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या होने जा रहा है। पैलोग्राम लॉ कहता ये है कि आप इन दोनों वेक्टर्स की मदद से पहले पैलोग्राम कंप्लीट कर लें। तो पैलोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, पैलोग्राम कंप्लीट करना बड़ा आसान है, दो साइड्स दिए हुए हैं, दोनों के पैरेलल साइड्स आप ड्रॉ कर दो, पैलोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, प्रॉपर नहीं बन पाया ऑब्वियसली, लेकिन आप चाहिए तो आप बना सकते हो अच्छी तरह से, लाइक दिस, और ये, ठीक है ना। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया मोर और लेस। इसके बाद मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ओ, इसको आप ए कह दीजिए, दिस इज बी, और ये पॉइंट आपका सी। तो एनीवे माय फर्स्ट टास्क वाज टू कंप्लीट द पैलोग्राम विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी पहला टास्क हमारा क्या था कि आप इन दो दिए हुए वेक्टर से पैलोग्राम कंप्लीट कर लें। हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ये लॉ कहता ये है कि जब आपने पैलोग्राम कंप्लीट कर लिया तो इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वो भी एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर इस पैलोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। कौन से डायगोनल से, ये वाला नहीं, बल्कि उनकी जो कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल है, ठीक है ना, उससे जो पास होने वाला डायगोनल है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के सम को। यानी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला डायगोनल कौन सा होगा, दिस वन विच पासेस थ्रू द कॉमन टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। ये पैलोग्राम लॉ ये कहता है। तो आप इसको रिजल्टेंट कह सकते हैं आर, क्योंकि वेक्टर के सम को रिजल्टेंट कहा जाता है। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ आर, आर का मतलब ए प्लस बी, यानी आपने जो दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो ये वाला वेक्टर है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा। क्लियर। तो अब हमारा टास्क क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया, लेकिन उसका लेंथ अभी हमको नहीं मालूम है, और ना ही उसका डायरेक्शन। यानी अब मेरा टास्क ये है कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसकी दो चीज़ें मुझे चाहिए। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, या आप सिंपली आर भी लिख सकते हैं। मैंने बता रखा है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, विथ लेटर विदाउट एरो, या एरो वेक्टर के साथ आप लिखें और फिर उसको मैग्नीट्यूड साइन के अंदर ले लें, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो एंगल मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये एंगल अल्फ़ा मान लीजिए आप, तो आपको ये भी निकालना है कि व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा। अब जाहिर बात है कि ये जो आर मैग्नीट्यूड है वो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वो लेंथ है कहाँ से कहाँ तक, ओ से सी तक। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि असल में आपको ओ सी लेंथ निकालना है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ओ सी लेंथ और एक एंगल अल्फ़ा। तो ये दो टास्क है हमारा।
जो मुझे इसमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करें। फंडामेंटल चीज़ मालूम हो गई आपको कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हों ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा मालूम हो, आप सबसे पहले क्या करें कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल होगा वही उन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर्स मुझे मालूम हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला चाहिए कि आखिर इनका लेंथ क्या होगा। राइट बताइए, ये वेक्टर तो मुझे मालूम हो गया, जब वेक्टर्स मालूम हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो अदरवाइज तो अननोन रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ये है ओसी की लेंथ मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दीज गिवन पैरामीटर्स। हमारा आंसर किसके टर्म में होना चाहिए? हमारे पास दिया हुआ क्या था, ए बी और थीटा, तो आंसर भी ए बी और थीटा की टर्म में तो होना चाहिए। तो अल्फा एंगल भी हम उसी टर्म्स में निकालेंगे और इसका जो लेंथ होगा वो भी उसी टर्म्स में निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए आप ज़रा सा ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब याद रखिएगा हमारा टास्क यही है, क्या निकालने जा रहे हैं हम, ओसी की लेंथ और अल्फा एंगल, ये दो हमारा टास्क है। सबसे पहला स्टेप है कि आप इसको ज़रा एक्सटेंड करो आगे। हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया एंड देन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, देखिए सीधा है, नहीं टेढ़ा होगा। इसको आप ऐसे कर दो लाइक दिस। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ से और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए डी। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली जो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो साइड है ए सी, ये ओ बी के पैरेलल है कि नहीं? ए सी साइड इज पैरेलल टू ओ बी, बिल्कुल क्लियर है। तो जो लेंथ ओ बी का होगा वही लेंथ ए सी का भी होगा, तो इसको मैं बी मान लूँ, यानी ये जो लेंथ है दिस इज बी, क्योंकि ये ओ बी के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है? अब आप पता लगाओ कि ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कितना है, अल्फा या थीटा? ऑब्वियसली थीटा होगा। ये आपका ओ बी है और ये है ए सी, ये एंगल यहाँ दे रखा है थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ही होगा। ठीक है। तो इस एंगल को मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा। राइट। अब आप आगे देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ए डी, ए से डी तक का बेस है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए सी डी। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज इक्वल टू ए डी बाई बी। तो यहाँ से बी इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वैल्यू हो गई ए डी की, यानी ए डी की वैल्यू आपको मालूम है, ए डी इज बी कॉस थीटा। नाउ इन द सेम ट्रायंगल व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज सी डी और हाइपोटेन्यूज फिर बी है। क्लियर है? बी हम मुझे तो लेंथ ही लेना है ना। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या हो गई, सी डी इज बी साइन थीटा। तो दीज टू थिंग्स आर नोन। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे अगले जो रिजल्ट मुझे निकालना है वो क्या करना है कि नाउ यू जस्ट ड्रॉ दिस ट्रायंगल। फिगर से ही मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। फिगर में मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज सी। मुझे निकालना क्या था, ओ सी है ना, यही ओ सी है। और ओ सी को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम, आर। तो मैं इसे आर ही लिखने जा रहा हूँ, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये अभी मुझे नहीं पता है। और ये जो एंगल है सी ओ डी, यहाँ भी वही है सी ओ डी, ये एंगल फिगर में क्या है, अल्फा है, तो अल्फा भी रहने दिया। और ये भी मुझे नहीं पता अभी। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ से डी तक की लेंथ मुझे मालूम हो गई। देखो यहाँ कैसे, ओ से डी का मतलब ये हुआ कि पहले ओ से ए यानी ये लेंथ, और ये लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ यानी ए सिंपली, एंड देन प्लस ए से डी यानी ये, ए से डी मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। ए डी देखो कितना है, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली ओ से डी क्या हुआ, दिस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ओ से डी मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? एंड दिस इज सी डी, सी डी इज हियर बी साइन थीटा। अब इसको यहाँ लिखो, दिस इज बी साइन थीटा। क्लियर है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज आर निकल जाएगा आसानी से। फॉर्मूला क्या हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो चाहे आप लिख लो। मैं लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, यही है ना। अब आप इसको एक्सपैंड करो, देखो क्या क्या मिलने जा रहा है। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसमें बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं लिखूँगा फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो फिर क्या लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू 1 होती है। तो अल्टीमेटली आर हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट पड़ जाएगा, इधर रूट ले लीजिए आप आसानी से। तो अल्टीमेटली क्या आया ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज सिंपली बी स्क्वायर और प्लस ये वाला टर्म 2ab कॉस थीटा, ये रूट हो गया पूरा थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट जो मुझे निकालना था आर, जिसकी वैल्यू ओ सी के बराबर है। तो ओ सी इज नोट है ना, इसी को आप ओ सी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यानी ओ सी की लेंथ मुझे मालूम हो गई। अब मैं इसे थोड़ा मिटा दूँ, लेकिन अब एक चीज़ समझना क्या याद रखना कि जो यहाँ चीज़ मैंने लिखा था कि हमने ए और बी को ऐड किया है, तो मेरा टास्क था ए प्लस बी निकालना। दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था और इसका डायरेक्शन भी। तो अल्फ़ा तो मैं निकाल लूँगा अभी आसानी से, लेकिन ये जो आर जो है वो बेसिकली क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी ए प्लस बी तो हमारा वेक्टर है जो रिजल्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे। यानी मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने ए और बी को ऐड किया है वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट मिला वो ये वाला वेक्टर है ए प्लस बी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी, और उसका मैग्नीट्यूड ओ सी है और उसका फॉर्मूला ये आया है। तो दैट मीन्स इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और ये जो थीटा है ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, याद रखिएगा हमेशा जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे उनके बीच का एंगल थीटा होगा, जो यहाँ मुझे लेना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ तो निकल गया, हमारी मैग्नीट्यूड निकल गया। अब मुझे निकालना है वो अल्फ़ा। देखिए हम निकालते हैं, ये पार्ट हो गया हमारा। अब मुझे निकालना है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए भी इसी ट्रायंगल में आ जाइए, इन द सेम ट्रायंगल OCD, व्हाट इज़ tan अल्फ़ा बताओ। तो tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ परपेंडिकुलर इज b sin थीटा, क्लियर है, एंड बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज a प्लस बी कॉस थीटा। अब ये इससे आपको एंगल मालूम होगा। अगर वैल्यूज जैसे राइट साइड में आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, अगर वेल नोन नंबर आया था, मान लीजिए कि tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/√3, तो आप बोल दोगे अल्फ़ा 30 डिग्री। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, तो आप बोल दोगे अल्फ़ा 45। लेकिन अगर नहीं आती है वैल्यू, नॉन वैल्यूज अगर नहीं आती है, तो फिर हम लिख देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में। तो मैं वहाँ इस फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है। और ये एंगल कौन किसके साथ बनाना है ये भी याद रखना है। देखिए अल्फ़ा एंगल, ये है एंगल अल्फ़ा, ये एंगल रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ है ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी विथ ए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अगर बी से पूछेगा तो क्या करेंगे, तो बी से पूछेगा तो आसानी है, पूरा एंगल थीटा पता ही है, और आपसे पूछेगा कि भाई ये रिजल्टेंट का बी के साथ बताइए, तो बोल देंगे थीटा माइनस अल्फा। या एक और रिलेशन है कि ए और बी को आप यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। अगर मैं इसको बीटा मान लूँ, ए के साथ तो अल्फा बना रहा था, अगर बी के साथ मैं बीटा मान लूँ, तो tan बीटा की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो खाली ए और बी को इंटरचेंज कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक मेथड तो ये है। अदरवाइज बहुत आसान है, अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो थीटा माइनस अल्फा इज बीटा। क्यों, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो बीटा क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। थीटा दिया रहेगा, अल्फा आपने निकाल ही रखा है। ठीक है, तो एक तो ये है। अदरवाइज डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि tan बीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज कर दो इस फॉर्मूले में, यू विल गेट दिया। तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड रिलेशन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एक तो ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो एंगल का ही रिलेशन है। तो चलिए अभी हम लोग इतना ही रखते हैं सर, फिर इसके बेसिस पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इस पर कई सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, यानी क्वेश्चंस बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आए हैं, नीट में, यानी मेडिकल के एग्जाम्स में या जेई में, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। लोग ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस पर, ताकि
बिल्कुल कमांड हो जाए इस टॉपिक पे हमारा। अब देखिए जस्ट अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को अब यूज़ करना है। जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे दो वेक्टर्स का जो एडिशन होगा उसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, क्वाइट ईजी। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझिए आप कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए क्या कह रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। चलिए ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले से, बल्कि यहीं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, राइट। पहला वेक्टर है 40 मीटर 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मतलब हुआ? ईस्ट से नॉर्थ जाना है 20 डिग्री, तो ईस्ट से नॉर्थ 20 डिग्री, तो ईस्ट से क्लोज ही रहेगा वो, यानी कुछ वेक्टर वो इस टाइप का है। दिस वेक्टर इज ए, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 40 मीटर, और इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? सेकेंड वेक्टर है 30 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 70 डिग्री, तो वो यानी नॉर्थ से अल्टीमेटली 20 डिग्री हुआ भाई। यहाँ से 70 का मतलब नॉर्थ से 20 डिग्री हुआ, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ये वेस्ट से नॉर्थ जाना है 70 डिग्री और वो 30 मीटर का लेंथ, तो वो कुछ ऐसा आएगा। यानी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, दिस वेक्टर इज़ बी, है ना। लेंथ इसका कितना दे रखा है 30 मीटर, और ये जो लेंथ है आपका, मैं यहाँ लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लेंथ आपका जो है 40 मीटर है, ठीक है ना। एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 20 है, ये एंगल 70 है। मुझे अगर मुझसे कहा जाए कि ज़रा ये बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो आप देखिए एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, तो 180 में ये 70 और ये 20 90 हो गया, तो बचा क्या 90 ही बचेगा ना। तो दिस एंगल यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा कहलाता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ मोर और लेस तो मिल ही गया है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है 40 मीटर क्वेश्चन में, बी का मैग्नीट्यूड 30 मीटर एंड थीटा इज़ हाउ मच 90 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से। तो जहाँ तक सवाल है दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, वो तो फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल लोगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, जो अभी हमने जस्ट ड्राइव किया था उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये क्या वैल्यू आई थी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है, पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज 40 स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 40 स्क्वायर, देन बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 क्या होता है, आप लोगों को पता है कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। तो कॉस 90 के जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया जीरो। गॉट इट? तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आने जा रही है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर होगा 900 विच इज़ इक्वल टू 2500 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 50 मीटर। तो दिस इज डन। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता बताओ मुझे। रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन एंगल भी बताना होगा। जैसे यहाँ हमने एंगल मेंशन कर रखा है 20 डिग्री 70 डिग्री, इस तरह से एंगल्स आपको भी बताना होगा। तो एनीवे आधा काम तो हो गया है। अब एंगल के लिए मुझे क्या करना होगा, ज़रा देख समझो उसको। सबसे पहली बात कि आप यहाँ ज़रा मालूम कर लो, इसका थोड़ा सा डायग्राम पर भी वर्क कर लें तो ये कि चीज़ें बड़ी अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ने कहा गया था कि जब दो वेक्टर्स आपके पास हों तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो आप। तो चलिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे होगा। और फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि ये इस पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ने दूसरी बात क्या कही थी कि जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, वो कॉमन टेल से पास करने वाला जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होगा। तो यानी हमारा इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर है, इसी को आप आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जस्ट पढ़ा इससे पहले, इस प्रॉब्लम से पहले, उसमें हमने कहा क्या कहा था कि जैसे ये पॉइंट ए हो गया, इसको आप ओ है, इस पॉइंट को आप ए कह सकते हो, दिस इज बी और ये सी था, ठीक है। हमने ये भी दिखाया था कि रिजल्टेंट का एंगल
ए के साथ जो था वो अल्फ़ा था वो, और वो फॉर्मूला भी हमने निकाला था कितना आता है वो फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर लो तो ज़रा बताओ मुझे क्या आता है। वो tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या दी थी निकाल करके, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। एक तो इससे निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ ज़रा आसान है बिकॉज पैलोग्राम अगर एक्चुअल पैलोग्राम होता है यानी ये 90 डिग्री वाला केस नहीं होता फिर तो मुझे इस फॉर्मूले से ही निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पैलोग्राम जो है कन्वर्ट हो गया है रेक्टेंगल में तो यहाँ ज़्यादा आसान है निकालना ये एंगल अल्फ़ा एंगल, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला भी आप इससे भी आंसर मिल जाएगा आपको नो डाउट, लेकिन ये डायरेक्ट जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो लगाना ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ओ सी ए ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan अल्फ़ा की बात अगर मैं करूँ, मैं इसे भी सॉल्व कर दूंगा। tan अल्फ़ा क्या होता है बताओ, tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो ये वाला साइड है AC वो इसके पैरेलल है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये B के पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, दिस इज़ 30 मीटर, और बेस जो है वो ये है, इसका मैग्नीट्यूड 40 मीटर है कि नहीं, क्योंकि ये A वेक्टर है। तो दिस इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका CA यानी 30 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल, तो 3/4 आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। वो क्या चीज़ है कि समझ लीजिए अब अच्छी तरह से कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एंगल दिया रहे कि sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू आपको नोन है, पता है आपको, तो इस नोन वैल्यू से हम बड़ी आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, और यूज़ भी किया है हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं कि यूज़ कर चुके हैं। अगर इस एंगल को 30 लिख दें तो ये हाफ जो होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते थे 1 2, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये वैल्यू आती थी √3, याद होगा आपको, ठीक है। यानी अगर हमको कोई वैल्यू मालूम रहे तो इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब ये 30 हो गई, ये 60 होगा, ये 90 है, तो sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 सब निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं दे रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे पता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो वैल्यू है ट्रायंगल ही दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये मैं गलत वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि मैंने ऐसे रैंडमली आपको दे रखा है। जैसे यहाँ sin 30 की वैल्यू हमने यूज़ की है ना, वैसे ही एक वैल्यू मुझे पता है, sin 37 की वैल्यू मुझे पता है कि 0.6 के आसपास होती है, यानी 3/5 रेशियो आता है उसका। तो ये अगर 37 हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 53, और उस रेशियो को जब आप यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा 345, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको आप यूज़ कर लो, याद रखो तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए इसका यूज़ मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/4, और इस ट्रायंगल से tan 37 कितना आएगा, ज़रा देखो मुझे, tan 37 इस परपेंडिकुलर बाई बेस, ये भी 3/4 आ रहा है, और ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, tan अल्फ़ा 3/4, tan 37 3/4, तो दैट मीन्स कंपेयर करने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री, अल्फ़ा कितना आ गया 37 डिग्री। तो अब आप ज़रा देखो कि ये एंगल अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक 37 है, तो अगर मैं इसमें 20 डिग्री और ऐड कर दूँ तो ईस्ट से कितना दूर हो जाएगा वो, याद रखिएगा अल्फ़ा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है ना, दिस फ्रॉम R to A। तो ये अगर 37 डिग्री है और प्लस ये 20 डिग्री और ऐड करना होगा ईस्ट से डायरेक्शन निकालने के लिए, तो 37 डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना होगा, ये 57 डिग्री हो गया ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया, यानी अब हम आंसर क्या लिखेंगे कि हमने जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना था A और B, यहाँ जो दे रखा था उसने, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है 50 मीटर। तो वी विल राइट डाउन 50 मीटर इज़ द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी अब हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्शन कितना आया है 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना डिग्री है, 50 मीटर कितना आ जाएगा 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। कैसे मैं इसे मिटा दूं, फिर ये सब आपने उतार ही लिया होगा। उसको आप देखो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कुछ ऐसा है, दिस इज R, है कि नहीं, और R का जो एंगल यहाँ से बनना वो कितना है 20 डिग्री दिस अब प्लस 37 डिग्री दिस। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से जो एंगल बना था ईस्ट से वो कितना आया था, दिस इज़ 57 डिग्री। अब जाहिर बेटे कोई आदमी इधर से दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है, तो 90 में माइनस कर लीजिए, तो 90 माइनस 57 कितना होगा 33 डिग्री,
है या नहीं? तो आप उसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 मीटर एंड दिस मच एंगल, आई मीन 33 डिग्री। अब यहाँ उल्टा लिखना होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये एक क्वेश्चन था, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने से भी समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ जो एंगल हमने निकाला है वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूटिलाइज कर लिया कंसेप्ट। आप कह सकते हैं कि सर इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाइए, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 3/4 ही तो लाना है ना। आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है। जब आप पुट कीजिएगा तो आंसर आपको 3/4 ही आएगा। देखिए कैसे, b की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो, 30 मीटर इंटू साइन थीटा कितना दे रखा है 90, साइन 90 लिखिए, डिवाइड बाई a कितना है देखिए 40 प्लस 30 cos 90। cos 90 0 होता है तो इसकी वजह से ये टर्म क्या हो गया, ये 0 हो गया। साइन 91 होता है तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 30 इंटू 130 और डिवाइड बाई 40 प्लस 0 तो 40, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3/4 वही आ गया। ट्रायंगल को यूज़ कीजिए, जो हमने ये ट्रायंगल दिया था याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल ट्रायंगल है। मैं फिर से दे रहा हूँ, 37 डिग्री 53 डिग्री 93 4 5। इससे आप साइन 37 cos 53 वगैरह की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो ये था एक प्रॉब्लम। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।